अस्सलामुअलैकुम जनाब, तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ के साथ, इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करने के जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है अब तमाम लोग खुश खुरम हैं और अच्छी सेहत के साथ हैं। जनाब सबसे पहले तो कुछ बात मैं करूँगी गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, ऑब्वियसली लेगी भी कैसे। हीट वेव का सिलसिला जो शुरू है और दिन के वक्त दोपहर के वक्त ख़ासकर जब सूरज अपने पूरे जोबन पर होता है उस वक्त बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। कोशिश करें कि गैर ज़रूरी सिलसिले में घर से बाहर मत जाएं, अगर जाएं तो बहुत सारा ख्याल रखें। अच्छा, खासकर बच्चों को आपने बहुत ज़्यादा बचा कर रखना है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो वैसे भी आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ये गर्मी बहुत सख्त गर्मी है, तो इससे आप अपने बच्चों को, अपने प्यारों को लाजमी तौर पर महफूज रखें। बहरहाल प्रोग्राम में इस हवाले से एक पूरा सेगमेंट भी हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, तो इस हवाले से हीट वेव के हवाले से भी बात होगी। अच्छा जनाब, एक और टॉप स्टोरी हमारी आज की वो ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से इनकार कर दिया है, ना बढ़ाने का फैसला किया है। डिटेल बात करेंगे कि ये सब कुछ कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ पड़ी है, मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इसके ऊपर बात करें। बहुत सारे सहाफ़ी भी हो गए, बहुत सारे एक्टिविस्ट, ब्लॉगर्स, बहुत सारे लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, अपने ब्लॉग्स में लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ गोइंग फॉर बैंकक्रप्सी और दिवालिये की जानिब बढ़ रहा है। कल भी मैंने एक आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा कि एशिया में आफ्टर श्रीलंका पाकिस्तान इज़ ऑन सेकंड नंबर जो कि बैंकक्रप्सी की जानिब बढ़ा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये आज हम खुलकर आपके सामने हकीकत रखेंगे, सच्चाई रखेंगे। अच्छा जी, साथ साथ जनाब हम बात करेंगे आपकी आंखों की सेहत के हवाले से, चूँकि आंखें जो हैं अगर थोड़ी सी भी इरिटेट हो जाए, मौसम भी इस तरह का है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, बाहर भी जाना है, तो आंखों की सेहत के हवाले से हमने एक प्रॉपर सेगमेंट डिज़ाइन किया हुआ है, ये आपके साथ शेयर करेंगे जनाब। अच्छा, पोलियो का हमने जिक्र किया था आज से कुछ अर्सा पहले और बड़ी खुशआइन बात थी कि पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री अब हो रहा है और लास्ट ईयर सिर्फ पोलियो के 2 केसेस सामने आए थे। लेकिन अभी जो खबर मेरे पास मौजूद है और इस पर हम ऑब्वियसली प्रोग्राम में आगे चलकर सेगमेंट करेंगे वो ये कि पोलियो का तीसरा केस पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से रिपोर्ट हुआ है, तो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते रहें ताकि पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क कंट्री बन सके। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो हेल्थ और फिटनेस का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम हमेशा से बहुत बात करते हैं ना लाइफस्टाइल की, खाने की, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, खासकर चूंकि अब गर्मी है तो हमें सब्जी और फलों और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए, फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना ऑर्गेनिक हो सके उतना ऑर्गेनिक अशिया का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम एक दूसरी चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कितनी ज़रूरी है, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मैंने एक आम रवैया देखा है कि अक्सर लोग कहते हैं आजकल के मौसम में अभी तो हाय हाय बड़ी गर्मी है और इस मौसम में कौन फिजिकल एक्टिविटी करता है या कौन इस मौसम में वॉक करता है। तो उन तमाम देखने वालों को मैं ये बता दूं कि यही तो मौसम है अपना वज़न घटाने का, फिटनेस की जानिब बढ़ने का, क्योंकि आपको जितनी स्वेटिंग होगी, जितना आपका पसीना निकलेगा, जितनी आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना जल्दी आप अपना वज़न भी घटाएंगे। तो जनाब प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं कराटे और फिजिकल ट्रेनिंग आपको क्या बेनिफिट्स और फ़ायदे पहुंचाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ ही एक बड़ी अच्छी न्यूज़ भी है, ख़बर भी है हमारी नियो फैमिली के लिए भी। जनाब नियो न्यूज़ की कल 7th एनिवर्सरी थी जो कि हमने बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट की और सहाफ़ती इदारों में नियो ने जिस जिम्मेदारी के साथ ये 7 साल गुजारे हैं या जो सफ़र तय किया, मुश्किलात भी आई, अच्छा वक्त भी रहा, तो हैट्स ऑफ टू चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो कि चेयरमैन नियो न्यूज़ मीडिया नेटवर्क है, और उसके साथ साथ नियो न्यूज़ की सारी इंतज़ामिया, मेरी नियो पाकिस्तान की टीम, जितने भी प्रोग्राम्स और न्यूज़ जितने भी हमारे लोग हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ख़ासकर मैं रिजवान जराल साहब यहाँ पर और नसरुल्लाह मलिक साहब को भी हैट्स ऑफ कहती हूँ, जिनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की वजह से हमारे जितने भी सहाफ़ी हैं इस चैनल में वो बहुत बग़ैर किसी बाइस्ड होकर काम कर रहे हैं और फुल आज़ादी दी जाती है सहाफ़ी को कि वो बग़ैर किसी भी तरह के बाइस्ड हुए बग़ैर अपना तज्ज़िया जो है वो और ख़बर का हर तरह का जो रुख है वो आपके सामने पेश करते हैं। सो जनाब इसके साथ ही अब हम बढ़ाएंगे प्रोग्राम को आगे
और हमारी आज की जो टॉप स्टोरी जो कि मैंने पहले भी अनाउंस की थी वो ये थी कि वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर अवाम को सब्सिडी देते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला किया है। और मिफ्ता इस्माइल साहब वफाकी वजीर वो भी कह रहे थे कि इस वक्त हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं रखती और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी यही कहना है कि वो अवाम पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डालना चाहते हैं। ताहम दूसरी जानिब मैं आपके साथ जिक्र करूंगी, हुकूमत पाकिस्तान अपने जो कर्जे की अदायगियां कर रही है, गुज़श्ता 6 माह में 5 अरब डॉलर की अदायगियां की गई हैं, विच इज बिग। दूसरी जानिब ओगरा ने पेट्रोल पर मरहलावार सब्सिडी खत्म करने का भी मशवरा दिया है और इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त दे रहे हैं न्यू पाकिस्तान को एक मरतबा फिर से। अच्छा, मैं आए रोज देख रही हूँ कि जो साबिक वुज़रा है, साबिक हुकूमत के जो टीम है वुज़राए, वो आए रोज बयानात दे रहे हैं कि मुल्क दिवालियापन की जानिब बढ़ रहा है। क्या हमारे मुआशी हालात वाकई खुदा ना खास्ता इतने संगीन हो चुके हैं? हकीकत क्या है, क्या मुल्क वाकई मुआशी दिवालियापन की जानिब बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की मईशत संगीन बुहरान का शिकार है, लेकिन मैं उन लोगों को मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं समझता जो सियासी मुफादात के लिए ये कहते हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ना पाकिस्तान माजी में कभी डिफॉल्ट की तरफ गया है, ना अभी आने वाले वक्त में कोई इस बात का इम्कान है। इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जनाब। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिर्फ एक सियासी बयान है, आप समझते हैं जो लोग भी दे रहे हैं? नहीं, सियासी बयान को, लेकिन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप देखिए, हुकूमत को बुरा भला कहें लेकिन रियासत के मुतालिक गलत बात ना करें। पाकिस्तान के डिफॉल्ट में जाने का कोई इम्कान नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये सही है कि हमारे पिछली हुकूमत ने मईशत के साथ खिलवाड़ किया, इमरान खान की हुकूमत ने, उन्होंने इसको अशराफिया की मईशत बना दिया, बारूदी सुरंग बिछा दी 28 फरवरी 2022 को, उससे रिजर्व गिरे, रुपए की कदर गिरी, महंगाई बढ़ी, सब कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक जौहरी ताकत है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती और हमारे बहुत वसाइल हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने मुल्क को इस तरह गिराने की बात करना ये बड़ी ज्यादती है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। मुश्किलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काबू पा लेंगे, पूरी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने गुज़श्ता 6 माह में बड़े पैमाने पर जो कर्जों की अदायगियां हैं वो भी की हैं, तकरीबन 5 अरब डॉलर से जायद की ये रकम है जो रिपोर्ट सामने है। तो जब यकीनी तौर पर पैसे मौजूद हैं तभी तो अदायगियां हो रही है ना, मैं चाहूंगी आप इस पर भी रोशनी डालें। नहीं, देखिए, पिछली हुकूमत ने ये जो कर्जों की अदायगी की है जी, वो नए कर्जे लिए हैं। मसलन ये कि अगर जो है वो $1 मिलियन लिया तो उसमें से जो है ना वो 70% पे किया, बाकी नए कर्जे बढ़ गए। हमने नए कर्जे लेके उसके एक हिस्से से अदायगी की है। उसी का नतीजा ये हुआ कि अगर आप बैरूनी कर्जों को देखें तो इस हुकूमत के दौर में 95 बिलियन डॉलर से लेके ये 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचे हैं दिसंबर में, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है। जो मुल्की कर्जे हैं, आपको जो कौमी बचत स्कीमों में जो आप पैसा लगाते हैं, वो जो मुनाफा भी देते हैं वो भी नया कर्जा लेके देते हैं। तो ये एक अलग सूरत हाल है कि हमने अपने नहीं दिए। लेकिन मैं जो चीज को बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि इस मुल्क की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है और चाइना का यहाँ इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है। भारत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को चाहता है कि सूरत रहे। चाइना जो है अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये खुदा न खास्ता कोई मुश्किल आए तो अमेरिका तो ये कहेगा ये सीपेक की वजह से है और सीपेक को झटका लगेगा। तो कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, हमारे पास वसाइल भी हैं। अगर हुकूमत सिंसियरली कोशिश करे तो मनी चेंजर्स के जरिए, फॉरेन बैंक के जरिए हम अपने कई बिलियन डॉलर बढ़ा सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, जब नवाज शरीफ साहब ने जो है जौहरी धमाके किए थे तो उस वक्त पाकिस्तान पर सैंक्शंस लग गई थी और पाकिस्तान के रिजर्व बढ़े थे। वो ये लोग क्यों भूल जाते हैं? आज तो कोई सैंक्शन नहीं है। जिस वक्त सैंक्शन लगी थी, जौहरी धमाका करने के बाद हमारे रिजर्व बढ़े थे। ये तारीख का हिस्सा है। तो हमारी जो मजबूती है मुल्क की, उसको नजरअंदाज इसलिए कर रहे हैं कि सियासी मफादात उठाने हैं। मैं उसको कंडम करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बार बार जिक्र होता है, चर्चा हो रही है, कानों में आवाज़ें जो ये गूंजती रहती हैं कि आर्टिफिशियली तरीके से बहुत सारी प्राइसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, मैं चाहूँगी इस पर आप ज़रूर कमेंट करें। और मौजूदा हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का फैसला किया, इसको भी आप सियासी फैसला समझते हैं या फिर मुआशी फैसला समझते हैं? क्योंकि जो सब्सिडी दी जा रही है उसका बोझ ऑब्वियसली खजाने पर ही पड़ेगा।
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात ये थी कि मैंने जैसे कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने जो है वो जो कुछ किया है, एक तो शुरू में उन्होंने जो मार्च से जून तक जो वो बढ़ाए, शरह सूद को कम किया और 2073 अरब रुपए का एक पैकेज दिया, उससे 800 अरब रुपए तो कानून तोड़ के उन्होंने करोड़ों खातेदारों से ले लिए। लेकिन जो सूरत हाल अभी सामने आई जुलाई से अप्रैल 2022 तक 10 महीने की, अगर मैं आपको बताऊं कि ये 65 बिलियन डॉलर्स की हमने इंपोर्ट्स कर ली, शाहाना इंपोर्ट्स कर ली, गैर जरूरी कर ली, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज्यादा थी। फिर उसके बाद आपको 40 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ, जितना कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 18 अरब डॉलर पर जा रहा है। रुपए की कदर मई से लेके जो है अब तक को 41 रुपए डॉलर गिरा दी गई। बल्कि तो आप ये सोचें, जो 75 अरब डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, अगर आप $1 पे 41 रुपए गिराएंगे ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए, तो मईशत का क्या हाल होगा। और आप देखिए कि रिजर्व जो है वो अगस्त से अब तक 10 अरब डॉलर गिर गए, आधे रह गए हमारे। दूसरा उन्होंने ये किया कि 28 फरवरी को जो ये कहा कि IMF से मुआहदा तोड़ा, तहरीरी मुआहदा, और ये कहा कि जी हम जून तक मुंजमद कर रहे हैं, पेट्रोल नर्स नहीं बढ़ाएंगे। अभी तो आपने 21 महीने तक मुअत्तल रखने के बाद उनसे तहरीरी मुआहदा किया था। उन्होंने ये जो किया तो वो नाराज हो गया, उसने आपकी 1 अरब डॉलर की किस्त रोक ली। उसके 1 अरब डॉलर की अगर किस्त नहीं रोकते और वो मिल जाती, अगर ये वो नहीं तोड़ते मुआहदा, तो फिर सऊदी अरब ने और UAE ने कहा हुआ है कि जब आप IMF के पास जाएंगे उसके बाद हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये तीनों तरफ से हमें घेरा है, ये इसको मैं कहता हूँ बारूदी सुरंग, उसकी वजह से आज ये मुसीबत में आ गए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये हुकूमत गुजारा कर सकती है, जो कुछ इनकी पॉलिसी है कि पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे, तो ये हो नहीं सकता है। एक ही हल है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जब आप 18 तारीख को IMF के पास जाएंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, तो वो इस बात को डिमांड करेंगे कि आप कीमतें पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं। उसको एक ही तरीका है, जो वाहिद तरीका है जिसमें लोग बात नहीं कर रहे, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने अप्रैल 19 में जो टैक्स एमनेस्टी लेकर आए थे, तो उन्होंने एक कानून बना दिया था कि जो लोग इस एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाएंगे और उनके पास चोरी के असासे हैं, जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद है, जिसकी तफसीलात FBR के पास मौजूद हैं, और जो हुकूमत के कंट्रोल में है, जो कि मुल्क के अंदर है, अगर उससे मुल्की कानून के तहत उनसे वो पैसे ले लिए जाएं, तो हमें 900 अरब रुपया चंद महीने में मिल सकता है। ठीक। कैसे, मैं आपको बता दूं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में लगाया, उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, उसको इनकम टैक्स नहीं दिया, एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, तो आप जो पैसा कौमी बचत में लगाते हैं अपनी सैलरी से बचा के, तो उस पर तो आप इनकम टैक्स दे चुके थे सैलरी पर। इन्होंने 1 करोड़ रुपए जमा कराया, तो आप उसको लेटर लिख दें कि कानून के तहत आप उस पर टैक्स दें, वरना जो है आप इसको कैश नहीं करा सकते। तो 900 अरब रुपए आपको मिल जाएगा, IMF की शर्त पूरी हो जाएगी। ये वाहिद तरीका है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाए बगैर IMF से प्रोग्राम बहाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा किया जा रहा है, डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी, आपने तो मतलब कि बहुत खुल के सब कुछ बयान कर दिया। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी आप बेहतर समझ रहे हैं, या ये इस पर काम होगा जो आपने बताया है हल इस मामले का? पहले मैं आपको एक जुमला बता दूं। ये बात जब मैंने कही थी तो PTI के एक सेनेटर थे, जो PTI की हुकूमत जब ये मैंने बात कही, तो PTI के सेनेटर मेरे साथ थे, वो बात को घुमाने लगे। मैंने दोबारा कहा कि हाँ नहीं मैं जवाब दें, तो उनके अल्फाज रिकॉर्ड पर है कि हमें भी पता है जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इतने ताकतवर तबकों का दबाव है, हम तो नहीं कर सकते। मौजूदा हुकूमत सर ये कर पाएगी या कर रही है? नहीं, अब देखिए, ये तो कोalition गवर्नमेंट है, इसमें अकेले तो ये कर नहीं सकते। अभी आपको बताया उन्होंने कि उनके पास पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है, दूसरी पार्टियां भी हैं, अकेले बिल्कुल। और सबका एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। और मुल्की मईशत के लिए, मुल्की तरक्की के लिए अगर कोई फैसला लिया जाता है, तो आई विश एंड आई प्रे कि हमारी जितनी सियासी जमातें हैं वो उसके ऊपर एक साथ हों और उनमें यकजहती हो। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया न्यू पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ ही बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे की जानिब, और वक्फे के बाद बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई जो गर्मी की लहर है। मैं बार बार बात कर रही हूँ, इससे आपने अपने आप को बचाना है, क्योंकि इस गर्मी की लहर ने सबको परेशान करके रखा हुआ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और कहा जाता है कि
21 जून जो है वो पूरे साल में सबसे गर्म तरीन दिन तस्वुर किया जाता है और सूरज उस दिन अपने जोबन पर होता है और उस दिन जो गर्मी की शिद्दत होती है उसका कोई जोड़ नहीं होता है बाकी दिनों की निस्बत। लेकिन जो अभी मौसम चल रहा है, आज जनाब पीर का दिन है, 16 मई है और गर्मी जितनी गुज़श्ता कुछ दिनों से है मेरे ख्याल से कि शदीद गर्मी है। तो अगर मई में ये सूरत हाल है तो आने वाले चंद महीनों में गर्मी की शिद्दत कितनी इख्तियार करेगी, इसी हवाले से बात करते हैं डॉक्टर एजाज अहमद जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं। ही इज़ विद अस। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। और मुल्की दर्जा हरारत आने वाले दिनों में बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। गर्मी का ये सिलसिला अगले माह तक भी जारी रहेगा? जी बहुत मेहरबानी, ये बहुत अहम मौजू है। गर्मी का सिलसिला जो वेदर की प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से जून में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होगी। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत में कमी आएगी। लेकिन ये जो अभी सिलसिला है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और इससे पहले मार्च और अप्रैल में हमारे जो बारिशों का सिलसिला होता था वो ना होने की वजह से जो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों का दर्जा हरारत जो है वो एवरेज से ज़्यादा और पुराने बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूटे हैं। और उसकी वजह से फिर जाहिर है ये एक मौसम का असर जो है वो हर चीज़ पे ही होता है, चाहे वो कोई एग्रीकल्चर की हम बात करें, लोगों की ज़िंदगी की बात करें, लोगों की सेहत की बात करें, तो ये सारे एक इंटीग्रेटेड जो है ना वो चीज़ें होती हैं। तो उस हवाले से हमारी मईशत के ऊपर इसके असरात हैं, क्योंकि अगर गंदम की फसल की तैयारी में जो पानी की जो ज़रूरियात अगर पूरी नहीं होती तो ज़ाहिर है फसल उससे जो है वो सही तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी सही नहीं होगी, जिसकी वजह से फिर पूरा साल जो है जो आपकी अवेलेबिलिटी है गंदम की और जो उससे लोगों को जो इनकम होती है उसके ऊपर असर जो है वो पड़ेंगे। अच्छा, इसी तरह जो अब आप देखें कि जब जी मैं यही कह रहा था कि इसी तरह जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, एक जो प्लेजेंट जो मौसम होता है उसमें जो काम की जो एक्टिविटी है वो बेहतर हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो जब मौसम की शिद्दत ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है काम भी उसी हवाले से कम होता है और जब अगर आप एक्सर्ट करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, हीट वेव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर शहरी किस किस्म की इख्तियार करें, मैं चाहूँगी आप उनको प्रॉपर गाइड कीजिएगा। जी इसमें जो सबसे बेहतर और सबसे मौसर चीज़ वो यही है कि जी आप शेड में रहें, एक्सपोजर कम से कम हो। अगर कहीं आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है तो ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं उनको चाहिए कि सर को ढांपें, गर्दन को ढांपें, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर कोई गाड़ी कहीं ऐसी जगहों पे ज़ाहिर है वो पार्किंग वगैरह जो होती है उसमें वो हीट अप हो जाती है, तो जब गाड़ी में बैठने से पहले दरवाजे खोल के 1-2 मिनट जो है वो उसको टाइम दे ताकि हीट जो है वो उधर से निकल जाए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा हमारा जो है इशू है, शहरी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए तो लोग गाड़ियां कम से कम जो है सड़कों पे लाएं, जिसकी वजह से जो है वो हीट की शिद्दत में भी जो है वो कमी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है ये कितना खतरनाक है आपको लगता है? अगर इसके लिए प्रॉपर अगले 20 सालों के लिए अगर प्लानिंग नहीं की गई तो काफ़ी हम नुकसान उठा सकते हैं। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, बहुत सारे मसाइल दूसरे हो जाएंगे। तो हमारा मुल्क इस हवाले से तैयारी कर रहा है, प्रिपेयर हो रहा है? देखें ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जो ग्लोबली अगर हम देखें तो वो जो कंट्रीब्यूशन है जो कार्बन एमिशन के हवाले से वो बहुत ही ना होने के बराबर है। ग्लोबल जो है वो 1% से भी कम है और जो हम सफ़र कर रहे हैं जो उसकी जो वो तकरीबन दुनिया के जो 5 ममालिक जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और उनमें हम शामिल हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हम उससे कुछ जो है वो सीख नहीं रहे। वो जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं समझता हूँ कि जो सुनामी प्लांटेशन का था, एफॉरेस्टेशन का था, वो उसको जारी रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेजिटेशन होगी तो उससे हमें जो बहुत सारे उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। हीट वेव जो है उसकी शिद्दत में कमी आएगी, वाटर रिचार्ज जो है
जो कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है। वो जितनी ज़्यादा आपकी वेजिटेशन होगी उतना ज़्यादा वाटर रिचार्ज जो है वो होगा। इसी तरह जो हमें जो स्मॉल स्केल जो है ना रिचार्ज वेल पानी, क्योंकि देखें ये जो गर्मी बढ़ती है पानी की अवेलेबिलिटी भी कम होती जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो तकरीबन 600 फुट तक बहुत सारे इलाकों में, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो है वो नीचे चले गया है। तो वो जब तक रिचार्ज हम नहीं करेंगे वो पानी जो है हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा। हम एक वो कहत की जो है ना सिचुएशन में वो चले जाएंगे। और यूएन ने ऑलरेडी पाकिस्तान को जो है वो ड्राउट हिट इन जो एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया है इसी हवाले से। डॉक्टर साहब, तो ये जो हमें लॉन्ग टर्म कहना आप समझते हैं कि दुरुस्त होगा? डैमेज करने में मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनका हाथ रहा है। अगर यूरोप की भी बात की जाए, ओजोन लेयर हमारी डैमेज हो गई, उससे भी हमें कितना नुकसान अब उठाना पड़ रहा है और असरात जो है वो इस खित्ते को भी उठाने पड़ रहे हैं और उन तमाम गरीब ममालिक को या जो तरक्की पजीर ममालिक है उनको उठाने जा रहे हैं, जो कि प्लानिंग में या इससे बचने के लिए अपना इतना कोई बेटर किरदार भी नहीं अदा कर सकते हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी देखें, ये सारा जो हम भुगत रहे हैं ये तो उन्हीं ममालिक की वजह से हम भुगत रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो USA अमेरिका हो, चाहे वो अभी चाइना और इंडिया जो है जो अपनी जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में हैं, और लेकिन उनका जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा है और उसके असरात जो हैं वो हम जैसे ममालिक जो हैं वो भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम वो कंट्रीब्यूट ग्लोबली हम वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है दुनिया के जो 5 ऐसे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में पाकिस्तान हमेशा दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर रहा है। और अभी भी ये सिचुएशन है, पिछले 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये जर्मन जो ग्लोबल वॉच जो इदारा है वो ये कहता है। तो वो उस हवाले से जो, लेकिन ये है कि वो चाहे वो कोई भी कर रहा हो, हम सफर तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसे सफर हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम इसके लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अच्छा, एक छोटी सी चीज बिफोर गोइंग ऑन ब्रेक में आपके साथ कहना जरूर चाहूंगी कि प्लांटेशन अगर आप कर सकें अपने घर में, गमले, पौधे, प्लांट्स रख सकें, दरख्त उगा सकें, ताकि जब उस बढ़ते हैं ये सारे आपके गार्डन एरिया में और उनकी जब छांव होती है तो शाम के वक्त अगर आप उन पर पानी लगाते हैं तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक ठंडक का भी एहसास होता है, चरिंद परिंद को भी फायदा होता है। साथ साथ आप अपने घर के कोनों में या लॉन में या छत पर प्याले भी रखें ताकि इतनी गर्मी के मौसम में जो परिंदे हैं वो भी अपनी प्यास बुझा सकें। और प्लांटेशन जरूर करनी चाहिए, अपने घर से आगाज करें। हुकूमत को हम बाद में तनकीद कर लेंगे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। जी जनाब, खान साहब की आपने उनका पैगाम देखा, जो मैसेज, जो बात उन्होंने कन्वे की, आवाम के साथ जलसा किया। और इस वक्त अगर देखा जाए तो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, हलचल है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, चाहे हुकूमत हो चाहे ऑपोजिशन हो। जलसों पर जलसे किए जा रहे हैं, इंकशाफात पर इंकशाफात किए जा रहे हैं। खान साहब मुसलसल अपने जलसों में आते हैं, कोई नई बात, कोई नया इंकशाफ वो कर देते हैं। बड़ी अहम खबरें ये आ रही हैं कि जो आने वाला नेक्स्ट वीक है, जो अगला हफ्ता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो हुकूमत बहुत ज्यादा ईंधन की कीमतों में इजाफा करने वाली है, एक तो ये खबर आ रही है कि इस हवाले से बहुत सख्त फैसला लिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। और दूसरी अहम खबर जो आ रही है वो ये है कि एक हफ्ते के अंदर कौमी असेंबली को तहलील कर दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो लंदन में अहम मुलाकात हुई है मियां बरादरान के दरमियान, वो भी इसी हवाले से हुई है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब का ये कहना है, ये दावा है कि बंद कमरों में मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है और अगर मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवा दिया है और अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो वो वीडियो मंजरे आम पर आ जाएगी। बहरहाल इन सारी बातों के ऊपर तज्जिया लेते हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी, बड़ा नाम है अमार मसूद साहब, इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अमार साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या वाकई जो खबरें आ रही हैं, जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि असेंबलियां तहलील की जा रही हैं, जो लंदन में अहम मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म के बीच में और मियां नवाज शरीफ के बीच में, वो भी इसी हवाले से हुई है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो इमरान खान साहब को जब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का अंदाजा हुआ तो वो इस मईशत की जड़ों में
बारूदी सुरंगें लगा कर गए और हालात एक ऐसे महज पर पहुंच गए हैं जहां किसी भी हुकूमत के लिए वो बर्डन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में तो बड़ा सहल था। वो एक तकरीर किया करते थे और उसमें कहा करते थे कि हम महंगाई का बड़ा शदीद नोटिस ले रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, बैनुल अक़वामी तेल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। ये तकरीर करके निकलते थे तो हमें पता चलता था 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है। अब वो, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने झूठ को इस तरह मुसलसल बोलते रहते थे कि लोग समझते थे कि शायद वाकई पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और यहाँ पर इसके सस्ते होने की वजह से तेल की कीमतें इतनी बढ़ी। अब हुकूमत मुख्तलिफ आ गई है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये खान साहब की तरह सिलेक्टेड लोग नहीं है। इन्हें बहुत ज्यादा कंसर्न है लोगों की फलाह के हवाले से और अवाम की मुश्किलात के हवाले से। ये जानते हैं कि पिछले 4 साल में जो लोग अवाम के साथ सलूक हुआ, ना इंडस्ट्रीज चली, ना कारखाने चले, ना रोजगार मिला, ना कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुए, उसके ऊपर IMF का इतना खौफनाक मुआहदा इमरान खान साहब ने किया हुआ है कि अब उससे ना निकल सकते हैं ना उसमें दाखिल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी सऊदीया और चाइना से जो गुफ्तगू हुई है उसमें सारे ममालिक जो है वो कह रहे हैं कि आप IMF के मुआहदे पर अमल करें, फिर उसके बाद आपको कुछ हमारी तरफ से इमदाद मिल सकती है या कोई कर्जा, कोई ग्रांट, इस तरह की कोई चीज मिल सकती है। तो ये सारे लोग इस पर बहुत सोच रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बात हो रही है कि चंद दिनों के बाद सब्जियां तोड़ दी जाएंगी, ये इतना सहल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होना होता तो ये इतनी जल्दी हुकूमत में आते ही ना। इन्हें सारी सिचुएशन का, ये सियासी लोग हैं, इन्हें सिचुएशन का पहले से अंदाजा था। तो दे विल टेक देयर टाइम कि मेरे ख्याल में लोगों को इस बात का एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि भाई जो तबाही पिछले बरसों में हो गई है उसके बाद अब जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगी उसमें हमारा कसूर नहीं है। इमरान खान साहब की जो गैर दानिशमंदाना पॉलिसीज थी उनका कसूर है और लोगों को भी ये बात समझ होनी चाहिए। असल फसाद तो अमार साहब, जो खान साहब की पॉलिसीज थी उसका खुमियाजा अगर आप कह रहे हैं कि भुगतना इस हुकूमत को भी पड़ा है और ऑब्वियसली अवाम भी भुगत रही है, तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस बात का क्रेडिट लेना चाहेगी? ऑब्वियसली क्योंकि मईशत को बेहतर करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, एक मुश्किल टास्क है, तो कोई भी गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि जो गुज़श्ता हुकूमत का डैमेज है वो उनके सर पर पड़े? तो आप समझते हैं या देख रहे हैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात? देखिए, 2-3 बातें हैं ना। जब ये अगर इसी वक्त इंतखाबात करवा देते हैं तो बहुत सारी बातें रह जाती हैं जो इंतखाबात से पहले होना जरूरी। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ही कह दिया कि अक्टूबर से पहले तो इलेक्शन हो नहीं सकते। अक्टूबर से भी खींचते खींचते वो नवंबर-दिसंबर तक ले जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अभी इंतखाबी इस्लाहात करनी है। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन में जाना दानिशमंदी नहीं है, खासतौर से जब आपने EVM का कानून बना दिया हुआ है उसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। दूसरा फिर ये है कि नैब की जो कवानीन में चीजें तब्दील करनी है वो बहुत जरूरी है, उनके बगैर नहीं जाना चाहिए। फिर सेंसस की खबर सुन रहे हैं जनवरी में और लिमिटेशन की खबरें सुन रहे हैं, ये सारी चीजें करने के बाद जाना चाहिए ना। सिर्फ 1 महीने के लिए हुकूमत में आने का कोई शौक थोड़ी था किसी को। ऑब्वियसली, ठीक है, वेरी वैलिड, वेरी वैलिड। अच्छा, साथ ही साथ एक और अहम पॉइंट मैं चाहूंगी आपका तज्जिया भी उस पर लूँ। आपने यकीनी तौर पर ये जो अभी हमने वीडियो प्ले की पैकेज देखा, आपने भी सुना होगा उसमें, और जो खान साहब का जलसा हुआ उसमें वो जो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ कत्ल की साजिश की जा रही है और वो कौन लोग हैं मैं उनका नाम भी जानता हूँ, इस हवाले से वीडियो भी बना दी है। आप इस स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे? ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी मतलब कि संजीदा नौयत की बात उन्होंने कह दी। अगर ऐसा है तो आप नहीं समझते कि तहकीकात होनी चाहिए या खान साहब को खुले आम सामने आकर अवाम के सामने, मीडिया के सामने, सियासतदानों के सामने उन लोगों का नाम रखना चाहिए? देखिए नबिया, बात यह है कि खान साहब जो है ना वो उन्होंने बिल्कुल कोई अहम और संजीदा बात नहीं की, उन्होंने इंतहाई गैर अहम और गैर संजीदा बात। अच्छा, इसकी वजह ये है कि अगले जलसे तक वो कुछ और कह रहे होंगे, ये अब तक हमें पता चल गया हुआ है। वो जो है ना, मतलब वो लोग झूठ सुनते सुनते थक गए हैं, लेकिन खान साहब झूठ बोलते बोलते थके नहीं। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ था? अमेरिका की साजिश से, फिर उसके बाद एक कागज लेकर आया गया, फिर बैनुल अक़वामी साजिश में तब्दील हो गया, फिर कभी नवाज शरीफ ने साजिश की, कभी शहबाज शरीफ ने साजिश की, कभी जरदारी उनकी बंदूक की शिस्त के सामने था। तो ये सारी हर दफा कोई एक नया बयान आता है। और फिर जो पिछली दफा जो उन्होंने तकलीफ से बयान दिया कि अगर मुझे सिलेक्ट नहीं किया जाता तो पाकिस्तान में बेशक
एटम बम चला दो। तो वो अगर उन सारे बयानात के बाद फिर तौहीन मस्जिद नबवी का जो वाक़या है, उन सारी चीजों के बाद अभी भी अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि खान साहब सच बोल रहे हैं या उनकी बातों को संजीदगी से लेना चाहिए, तो वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब खुद इस बात को एक हफ्ते बाद भूल देंगे। लेकिन कल जो है ना, मरीम नवाज ने जो अपने जलसे से खिताब किया गुजरात में, एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करके उन्होंने कहा कि आप खान साहब ये चीजें सामने लेके आए। लेकिन अमार साहब, अगर वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, कोई आम आदमी तो ये दावा नहीं कर रहा, वो इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो अगर वो ये बात करें तो यकीनी तौर पर किसी बेस पर बात कर रहे होंगे। तो आप नहीं समझते हैं कि इस हवाले से वाकई तहकीकात होनी चाहिए, या अगर ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा ना खास्ता आने वाले वक्त में कोई डैमेज हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो इस बात को संजीदा लेना चाहिए? वो कल जो मरीम नवाज ने जलसे में कहा कि अगर खान साहब इस बात के शवाहिद ले आए कि कोई उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, तो हम जितनी नवाज शरीफ को सिक्योरिटी देंगे उससे ज्यादा सिक्योरिटी इमरान खान साहब को देंगे। लोग इस बात को संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यही खान साहब ने कहा था कि भाई अगर मैं IMF के पास गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। कोई खुदकुशी नहीं की उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने अमार साहब, खान साहब नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सिक्योरिटी की बात तो अपनी जगह बजा है, लेकिन वीडियो बना के रख ली है, ये क्या बात है? नहीं, इसमें कुछ हकीकत है ही नहीं ना। वो एक साजिशी जहन के आदमी है। आपने वो देखा, वो जो है ना, ये जो किसी जहर का जिक्र कर रहे हैं जिससे आदमी को अचानक हार्ट अटैक होता है, इससे तो हमें वो उस जुर्म के शवाहिद मिलते हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में सलूक किया गया था। अचानक वो सेहतमंद थे और अचानक उनके प्लेटलेट्स इतने ज्यादा कम हो गए थे कि सारे डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें फौरन मुल्क से बाहर ले जाए, पाकिस्तान में इलाज। क्या ये उसी जहर का जिक्र कर रहे हैं या कोई ये नौतरियाफ्त किस्म की चीज है इनके पास? तो ये तो एक बात कहने से कई चीजें खुलेंगी, लेकिन खान साहब को ये सबूत सामने लेके आने चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए। अगर वो इस तरह छुपा छुपा कर बातें करते रहेंगे तो फिर तो लोगों को समझ नहीं आएगी। तो वो अगर इसमें कोई हकीकत है, लेकिन हकीकत कोई नहीं है, कोई नहीं धमकी दे रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। तो ये इनको कोई धमकी नहीं दे रहा, ये खुद ही एक चीज इख्तरा करते हैं। और इस बात को भी आप समझ लीजिए कि अगले हफ्ते जब कभी ये कहीं जलसा करेंगे तो ये बात इनके सामने नहीं होगी। फिर आप ये समझते हैं कि फिर ये टोटली टैक्टिक्स हैं, सोशल मीडिया पर कैसे इन रहना है, अवाम के दिलों में कैसे इन रहना है, खबरों की जीनत कैसे बनना है, ये बस महज इसलिए किया जा रहा है? हाँ, और अगले चंद दिनों के बाद कोई और नैरेटिव होगा इस बात। जैसे अब वो सालमी साजिश का जिक्र नहीं हो रहा, अब अमेरिका की मदाखलत का जिक्र नहीं हो रहा, इसलिए कि अब एक और नैरेटिव पे निकल गए। ये देखिए, ये इनका जब कोई झूठ पकड़ा जाता है तो ये उस पर अपोलोजाइज नहीं करते, ये माफी नहीं मांगते, ये अपनी गलती का एतराफ नहीं करते। इनकी टैक्टिक्स ये है कि उससे बड़ा झूठ बोल देते। बहुत शुक्रिया अमार मसूद साहब हमारे वेलकम बैक जनाब। और हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाइफस्टाइल हमारा कुछ इस तरह का हो चुका है कि जंक फूड हम खाते हैं, फ्रोज़न आइटम्स हम लोग खाते हैं, और घर की चीज़ें जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं उससे हम दूर हो चुके हैं। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा मसला ये कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, वर्जिश से, एक्सरसाइज से कोसों दूर है। हमारी ज़िंदगी बस बैठे बैठे ही मुझे लगता है कि अब गुजरती चली जा रही है। और आपने नोट किया होगा कि क्यों इतनी ज़्यादा बीमारियां, इतने सारे जहनी मसाइल, इतने सारे जिस्मानी मसाइल पैदा हो रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो हम गलत ग़िज़ा अपने लिए चूज़ कर रहे हैं, दूसरी बात यह कि नो फिजिकल एक्टिविटी एट ऑल। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग के हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान का एक मारूफ नाम इस वक्त हमारे साथ जनाब मौजूद है, जो कि पायनियर है पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स के हवाले से। जनाब, कौन इनको नहीं जानता, वसीम ताई। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक है। और आपके साथ जनाब तशरीफ रखते हैं आपके साहबजादे वासिक ताई, और इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले तो वसीम साहब, फिजिकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है? देखें, हमारे मज़हब में भी बताया गया है कि जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, वो हज़ार नेमत है। तो वो इसीलिए नेमत है कि अगर वो आप थोड़ा सा भी, अगर आपको 99 टेम्परेचर भी होता है तो कोई काम करने को दिल नहीं करता। तो आजकल जैसे ये दौर जा रहा है जिसमें हर चीज़ मतलब जो है वो रिमोट के थ्रू ही हो रही है सब, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब हार्मफुल है। बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन
तो ये आप देखते जा रहे हैं कि सब कुछ जो है ना ये एक मतलब नुकसानदेह जो चीज़ें हैं वो आती जा रही है सर। तो हमें ये सबको चाहिए कि अपनी फ्यूचर को वो सिक्योर करें और हम हर सूरत अपने लिए टाइम निकालें अपनी फिटनेस के लिए और अपने आप को इन सारी बीमारियों से बचने के लिए। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप दिन में कोई टाइम, पहले ये होता था कि आप मॉर्निंग ज़रूरी है, मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा है, उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो दिन का कोई भी ऐसा हिस्सा आप कोई भी देखते हैं कि अगर आपके पास 30 मिनट या 1 घंटा फ्री है तो आप उसमें फ्री हैंड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें अगर जो बेस्ट है वो योगा की एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि योगा में आपको ये फ़ायदा है कि आप अपनी साथ साथ डिजीज़ भी क्योर करते हैं। ऐसा कि जैसे आम लोगों को आजकल कमर का दर्द है, सांस का प्रॉब्लम है, जैसे पीछे ये कोरोना की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें योगा का मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाजमी करना है। सुबह उठ के आप कोशिश करें कि लंबे सांस लें और कोई खुली जगह हो तो बहुत अच्छा है, वरना घर के अंदर भी आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको जो हम सारा दिन सांस तो लेते हैं लेकिन ये कि बड़ा एक मुख्तसर सा सांस लेते हैं सिर्फ जीने के लिए। जैसे हम लोग पानी है वो एक तो पानी हम पीते हैं सिर्फ जीने के लिए और एक पानी पीना पड़ता है अगर आपको अच्छा अपने रिजल्ट लेना है। इसी तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एक तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के हवाले से हमने प्रोग्राम से पहले भी बहुत जिक्र किया हुआ है, क्या क्या मतलब है ब्रीदिंग एक्सरसाइज से और ये कैसे, मतलब सांस तो हम सभी ले रहे हैं ना, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कौन सी हो गई? उसमें ये है कि जैसे हम उसको बोलेंगे कि हम एक कंजूस सांस लेते हैं, कंजूस सांस बिल्कुल ऐसे अपने लंग्स को इतना सिर्फ ये इतना हम लोग सांस ले रहे हैं, जैसे आप बैठी हैं तो आप एक छोटा सांस ले रही हैं। अगर इसी को आप एक लंबा सांस लेंगे तो आपके लंग्स। चलिए लेट्स प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस करते हैं इसको और देखते हैं हमारे घर भी जो ऑडियंस बैठी हुई है कि क्या इससे फर्क पड़ता है। जी, और उसमें लंग्स आपके स्पैंड और श्रिंक होंगे और उनकी एक अच्छी एक्सरसाइज होगी। यानी सांस ज्यादा लेने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। कैसे करना है? हम 10-15 सेकंड्स के लिए करते हैं। जी, थ्रू नोज आप एक लंबा सांस लेंगे और थ्रू माउथ आपको ब्रीद आउट करना है। 1, यस, ब्रीद इन करेंगे आप, तो ये आपको 10 टाइम्स करना है ऐसा कि आपको कम से कम 10 दफ़ा आप इसको करें और 10 दफ़ा ही। इसका असर क्या अब होगा? जी, इसमें ये होगा कि एक तो आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा फ्रेश होते जा रहे हैं, एक्टिव होते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपके, क्योंकि ये ऑक्सीजन एक छोटे से छोटे सेल तक पहुंचती है, अगर हम ज़्यादा मतलब लंबा सांस लेते हैं, आपका जो हार्ट है वो अच्छे तरीके से पंप करता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही होती है। तो आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा फ्रेश है। एक सिंपल सी, मतलब इसके लिए कहीं आपको जाना नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना, सिर्फ एक जगह पर बैठ के, अगर खुली जगह हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो आप अपने कमरे में भी बैठ के कर सकते हैं। यानी ये इतना आसान है और रिजल्ट्स इसके बड़े अच्छे हैं। सेकंड, आपको थ्रू नोज, नाक से सांस लेना है और नाक से निकालना है। यस, 1, ये भी आप 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। इसका है तो सारा रिलेटेड लंग्स के साथ ही है, लेकिन ये दिखने में आता है कि हमने यूं सांस लिया नाक से और यूं निकल आया, लेकिन ये आपकी कई सौ वेन्स में से निकल के ये वापस आता है ऐसा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको सुबह उठते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं और अगर आप 5 मिनट अपने आप को दें तो बहुत अच्छा, बहुत से आपको फ़ायदे होंगे और उसमें सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो भी सांस से रिलेटेड है, लेकिन वो नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है कि आपको अपनी लेफ़्ट साइड से, यानी राइट आप प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट से आपको सांस लेना है और लेफ़्ट प्रेस करके आपको राइट से सांस निकालना है। जैसे ही राइट से सांस निकलेगा आपको फिर राइट से ही सांस लेना है और फिर राइट प्रेस करें और लेफ़्ट से ब्रीद आउट। और इसी तरह जैसे ही लेफ़्ट से सांस पूरा निकलता है और लेफ़्ट से फिर आप इनहेल करेंगे और फिर लेफ़्ट प्रेस और राइट से ब्रीद आउट। और बेनिफिट्स इन तीनों एक्सरसाइज का सेम है? मुख्तलिफ उसमें आप, जैसे कि अभी ये जो आपने किया है, तो ये थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी करेगी ऐसा। यानी आप अगर आप ट्राई करें घर में तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा। जो लोग इसको ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे
कुछ दिनों बाद वो इसको और ज़रा डीप ब्रीथ कर सकेंगे। फिर उसमें आप आँखों को बंद कर लें और इसी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको जो ब्रेन आपका है, जो सारा दिन हम 1000 ऐसी न्यूज़ अच्छी बुरी सुनते हैं, उससे थोड़ी देर के लिए कट जाए, रिलैक्स भी फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे ऐसा उसमें। अच्छा, तो ऐसा अक्सर हमने बच्चों को देखा है, बच्चे और बच्चियाँ बड़ी फ्लेक्सिबल बोन्स उनकी होती हैं, बड़े आराम से, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी उनमें बड़ी ज़्यादा होती है। ये मार्शल आर्ट्स या फिजिकल ट्रेनिंग हमें किस एज में बच्चों के लिए करनी चाहिए स्टार्ट, और इसके क्या कोई बच्चों की सेहत के हवाले से भी बेनिफिट्स हैं? जी, उसमें ये है कि क्योंकि इसमें फ्री हैंड एक्सरसाइजेज होती हैं, और अगर आप बच्चे को, क्योंकि हम लोग जो हमारे पास सबसे छोटे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं वो 3 साल या 3.5 साल का बच्चा होता है। ऐसा एक तो उसकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, प्लस उसको डिसिप्लिन सीखना बड़ा ज़रूरी होता है बच्चे को। तो जो बच्चे इस एज में स्टार्ट कर लेते हैं, एक तो बॉडी उनकी फ्लेक्सिबल होती है, ऐसा हाइट अच्छी होती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे आजकल बच्चे जंक फूड बहुत लेते हैं, तो वो चीज़ भी, क्योंकि जो ट्रेनिंग करते हैं फिर हम उनको एक डाइट प्लान भी देते हैं और वो बच्चे अच्छा खाना खाते हैं जो कि खाना चाहिए। जो कि रोटी नहीं खाते हैं तो उनको रोटी भी मतलब ज़रूरी है। उस बच्चे की हाइट अच्छी होती है, दूध नहीं पीते हैं, दूध पीना बहुत अच्छा है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें जौन सी हैं, जब आप कुछ एक्सर्शन करते हैं तो आपको भूख भी लगती है। अगर आप सारा दिन बेड पे बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं और खेल रहे हैं तो आपको क्या वो भूख भी नहीं लगेगी और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होगा ऐसा। तो इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना फिज़िकल जो है अब एक्सरसाइजेज लाजमी करें। ऐसे पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अपना टाइम दें और उनको कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट और ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई बिलीव कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमारे यहाँ बच्चों को पानी चाहिए, क्योंकि हम अब जिस एरा में दाखिल हो चुके हैं और ट्रस्ट नहीं है, इनसिक्योरिटी है हर तरफ, तो अगर आपके अब बच्चा सेल्फ डिफेंस जानता होगा तो वो किसी मुश्किल सिचुएशन से ख़ुद को निकालने के काबिल होगा। वासिक, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अगर हमें कुछ थोड़ी बहुत टेक्निक्स बता सकें बच्चों के हवाले से, और बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ ऐसा क्यों अब हमारे यहाँ कराटे की जो ट्रेनिंग है वो इतनी थोड़ी सी अंडररेटेड आप समझते हैं कि है? जी, उसमें ये है कि वैसे तो क्योंकि जब से ये मोबाइल फ़ोन ये है थोड़ा सा ये फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन हमारी कोशिश अभी भी ऐसे ही है कि मैक्सिमम बच्चे जो सा है वो ये, और ख़ास तौर पे बच्चियाँ, ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करें, ताकि इसका मतलब ये है कि आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि मतलब हम अगर बच्चों को जैसे मैं थोड़ा सा इनको ऐसा बता दूं कि उसमें फिज़िकल जो है, जैसे कि आम आप देखते हैं कि लोग एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके बच्चे को पकड़ने की या स्नैप करने की कोशिश करता है तो कैसे अपने आप को बचाना है? तो उसमें ये है कि फौरी तौर पे जो है ना, आप उसको यूँ छुड़वा सकते हैं। अगर कोई सामने से आपको ऐसे ग्रिप करता है तो आप दोनों हाथों से ऐसे पुश कर सकते हैं ऐसा उसको। आपको कोई ऐसे मारना चाहता है तो आप यूँ रोक कर ये सामने ऐसे हिट कर सकते हैं। आपको कोई पीछे से यूँ पकड़ता है तो ये भी आप इसको अपने आप को छुड़वा सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि आप में एक कॉन्फिडेंस जो कि आम लोगों में नहीं होता। ठीक, जो लोग ट्रेनिंग करते हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो है कॉन्फिडेंस। ठीक, तो जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप इजीली, यानी एक एतमाद जो जिस बंदे में होता है वो इजीली उसको हैंडल कर सकता है। ठीक, लड़की और लड़कों की सेम ट्रेनिंग, सेम टेक्निक्स के तहत, सेम टेक्निक्स। ठीक है, कुछ एक आध और मैं चाहूंगी अगर आप बता सकें, और सेल्फ डिफेंस के लिए कोई खास टेक्निक। जी, उसमें फर्स्ट ये है कि जो इजी है, जैसे कि आप एक शॉर्ट डिस्टेंस में खड़े हैं तो आप देख रहे हैं कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपको महसूस होता है तो फौरन आप उसके फेस के ऊपर आप हिट कर सकते हैं। तो ये हिट करने का ये है कि आपको 5 to 10 सेकंड्स जो है, यानी उसको कुछ नज़र नहीं आएगा तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। आप उसको मजीद शॉट भी दे सकते हैं ऐसा। तो ये आपको एक टाइम, कोई एक ऐसी टेक्निक जहां पर हिट करने से जो सामने वाला है, जिसके हमारे यहाँ मोबाइल स्नैचिंग के बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे यहाँ होते हैं, या कोई भी अदर इंसिडेंट अगर होता है, तो कोई एक ऐसी टेक्निक या किसी ऐसी जगह पर हिट करने से कि अगला शख्स जो है वो कुछ देर के लिए आपको स्केप का टाइम मिल सके, तो वो कैसे करना चाहिए? तो मैंने ये बताया। सेकंड, ये आप देखते हैं कि ये जो सामने है आपका ये जो यहाँ से आप थोड़ा सा भी यूँ हिट करेंगे तो फौरी तौर पे आपको यहाँ भी जो आपका ओपोनेंट है उसको थोड़ी देर कुछ नज़र नहीं आएगा और आपको एक टाइम मिल जाएगा वहाँ से निकलने का या जो भी कुछ आप करना चाहते हैं।
तो ये एक वीक पॉइंट है। सेकंड जो ये फेस का बताया, ये बहुत इजी है और बिल्कुल मतलब इसको करने से थोड़ी देर के लिए उसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा ऐसा, तो ये आप कर सकते हैं। थर्ड, आप ये डायरेक्ट जो कान होता है, तो अगर आप यहाँ हिट करते हैं तो वैसे ही चिड़िया आ जाएगी मेरे ख्याल से और अंधेरा आंखों के आगे छा जाएगा। कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स होते हैं बॉडी के, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये बहुत इजी हैं कि आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस से आप इसको हिट कर सकते हैं। That's very amazing, have a seat। और चूंकि खवातीन भी अब इतनी पावर तो ताई साहब खवातीन में यूजुअली मर्दों की निस्बत जरा कम होती है, लेकिन जो पॉइंट्स आपने बताए हैं जो कि वीक पॉइंट्स हैं, अगर फुल पावर के साथ खवातीन भी उन पॉइंट्स पर हिट करें, मेक श्योर कि ये जो टेक्निक्स ताई साहब बता रहे हैं ये आपने अपने हस्बैंड्स पर अप्लाई नहीं करनी है और इसमें ज्यादा पावर की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट है आपका, हाँ। या ये फेस के ऊपर है। जो टेक्निक्स आपने बता दी, बाहर का तो पता नहीं, घर में पता नहीं कितने लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। बहरहाल ये तो बात थी ऑन अ लाइटर मोड। थैंक यू सो मच फासिक आपका, ताई साहब आपका, कि आपने टाइम निकाला सेल्फ डिफेंस के हवाले से और फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से हमारी गुफ्तगू हुई। और जनाब लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी आंखों की सेहत का है हमें चूंकि बहुत ख्याल, तो इस हवाले से भी होगी गुफ्तगू। एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। और जैसा कि हम प्रोग्राम में बार बार कहते हैं कि हमें आपकी सेहत का बहुत ख्याल है एंड वी आर कंसर्न अबाउट दैट, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपकी सेहत के हवाले से भी और आपके खूबसूरत दिखने के हवाले से भी, दोनों तरह से है। अब ऑब्वियसली जब आप चेहरे पर चश्मा पहन लेते हैं या एनक लगा लेते हैं तो मेरे ख्याल से किसी हद तक कॉन्फिडेंस में भी कमी वाक़ हो जाती है। तो आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि एनक से, नज़र की एनक से निजात या छुटकारा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। क्या ये वाकई इतना ही आसान है? जनाब एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अली जैन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं आंखों के जितने भी मर्ज हैं उनके हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात कहने में बड़ी आसान लग रही है और मज़े की लग रही है, लेकिन क्या इज़ इट पॉसिबल कि एनक से वाकई छुटकारा मिल सकता है? थैंक यू नबिहा। जिस तरह बारहा, दिस इज़ बेसिकली अ पब्लिक मैसेज। मैं पूरी आवाम को ये बात बड़े कंफर्म और क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, वो एक नेचुरली बच्चा जब पैदा होता है तो एनक तो नहीं लगाई होती ना। सो एक नेचुरल जो आपकी चीज़ है वो हमेशा खूबसूरत लगेगी। नेचर इज़ ऑलवेज, हम सब जो कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो नेचर के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेचर के करीब, अब कॉन्टैक्ट लेंसेज कि एनक उतर जाएगी, ये एक आर्जी तरीका है, लेकिन ये नेचर के करीब आने का तरीका है। लेकिन उसके बरक्स हम आपको एक ऐसी डेफिनेटिव सोल्यूशन दे सकते हैं जिससे ना सिर्फ बच्चियाँ और इवन 55-60 ईयर्स तक के जो अफराद हैं वो भी हमेशा के लिए ग्लासेस के साथ, ग्लासेस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है। कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, जस्ट इट हार्डली टेक 10 seconds for the actual procedure to perform. 10 seconds for the procedure to perform. ठीक है जी। अगर हम सपोज जो कॉर्निया पे बाहर वाली सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, और उसकी जो एज लिमिट होती है, वैसे तो अगर 3 नंबर से ज़्यादा एक आंख और दूसरी आंख में फ़र्क है, 3 से 4 नंबर से ज़्यादा, तो उसको तो हम किसी स्टेज पे भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में भी। लेकिन अगर दोनों आंखें बराबर कमज़ोर हैं तो 17 साल के बाद आप 60 साल की उम्र तक कभी भी ग्लासेस ऑफ, और जितना अर्ली करें, ठीक है, बच्चे को देखिए 8 ईयर से पहले ये प्रोसीजर नहीं करना। हाँ, अगर दोनों आंखें बराबर कमजोर है। लेकिन अगर बराबर कमजोर नहीं है तो किसी स्टेज पे भी हो सकता है। ठीक है, और आंख नजर नजदीक की या दूर की या व्हाटएवर नंबर इज इट, आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। या किसी भी तरह का चश्मा अगर आपको लगा हुआ है तो वो बिल्कुल, यहाँ पर नॉर्मल जो नंबर सपोज आधे नंबर से लेके या 1 नंबर से लेकर जिन लोगों की 7 या 8 नंबर है, वो तो बगैर कोई ऐसा इशू ही नहीं है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट प्रिस्क्रिप्शन है, उतर जाएगी। इज दिस प्रोसीजर वेरी एक्सपेंसिव या देखिए, ऑफ कोर्स अब इस तरह की जो चीज़ें इट कम्स विद द कॉस्ट, बट ये उस कॉस्ट, ये इसे हम कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसलिए ज़्यादा है कि आपके जो पैसे चश्मे, सारी उम्र लगाने में, चश्मे शीशे चेंज करने में, कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने में बढ़ती चली जाती है, और उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे एटमॉस्फेयर में सपोर्टिव नहीं है। जितनी मिट्टी और गर्दा बाहर है वो आपकी आंख में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो हमें इस चीज़ का सोल्यूशन, देखिए एनक, मैं ये कह रहा हूँ, मायोपिया एज ए जीन एंड इट्स अ डिजीज। एनक एक बीमारी है। जब एनक किसी इंसान को लगाई जाती है तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ अ डिजीज। बेसिकली डिजीज क्या है? मायोपिया है, या उसको मायोपिया होगा या हाइपरोपिया होगा, या उसकी आंख में कोई ऐसी चेंज आ रही होगी जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने उसको प्रिस्क्राइब किया होगा।
वैसे डॉक्टर अली ज़ैन, ऐसी कौन सी गलती हैं जो हम अपनी रूटीन में कर रहे होते हैं? इनमें से चंद तो ऑब्वियसली हम सबको मालूम भी है, लेकिन हम बड़ा इग्नोर कर रहे होते हैं, बड़ा लाइट ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी नज़र कमज़ोर होती चली जाती है। देखिए, मैं आपको जिस तरह पहले बता चुका हूँ कि ये एक मायोपिया एक जीन है, ये आपकी इन बर्थ आपकी एक खास प्रोटीन है जो बाय बर्थ आपने एक्वायर किया है, और उसने एज में जाके आपको उसने एग्जैक्टली उसने आंख की स्ट्रक्चर ही उसने ऐसा बना दिया है जिसमें उसने नज़र उसकी कमज़ोर। तो देखिए, हमने मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इससे नहीं आता कि नज़र का नंबर दे दें या अलग चीज़। आई रिसीव पेशेंट्स हु वांट टू गेट देमसेल्फ ट्रीटेड, तो वी ट्रीट द मायोपिया, हम उसको ट्रीट कर दें। डॉक्टर, लोगों के ज़हन में क्या खदशात होते हैं? क्या किसी किस्म का क्या कोई खौफ होता है? क्यों हमारे यहाँ लोग अपनी बीमारी के साथ, अपने मर्ज के साथ ही जिंदगी का एक हिस्सा जीते रहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर नहीं करते हैं? नबीहा, that is an excellent question, I must say। ये आपने बहुत टू द पॉइंट। देखिए, मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, मैं एक चीज़ को कह रहा हूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दिए हुए इल्म की वजह से हम एक हद तक इस काबिल हो गए हैं कि हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, जनरल पॉपुलेशन बहुत सारे लोग हैं। ये हमारे यहाँ है या ऑल ओवर द वर्ल्ड? मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। देखिए, ग्लासेस 1800 से ऑनवर्ड 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है जिसमें आपने ग्लासेस इन्वेंट की और की। पाकिस्तान में या दुनिया के अंदर सबसे पहले ऐनक उतारने का रिवाज 1976-78 में शुरू हुआ, और जो शुरू में प्रिमिटिव प्रोसीजर से, यानी कि जो शुरू में आए थे, उनमें हम एक ख़ास कट लगा के करते थे, ऐनक उतर जाती थी, लेकिन उसका पोस्ट ऑप बहुत ज़्यादा अरसे तक उसका आप दावा नहीं कर सकते थे। अब इसने और इन्वेंट किया और उसके बाद एग्जाइमर लेजर आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू उनको जिन्होंने ऐनक इन्वेंट की, और उसके बाद अभी के हमारे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स जिन्होंने ये प्रोसीजर भी। एग्जैक्टली। अब 2000 ऑनवर्ड 20-25 इयर्स हो चुके हैं इस प्रोसीजर को, और अब इट हैज़ गॉन सो रेवोल्यूशनाइज्ड। लेकिन देखिए, जो टीचर्स, हम टीचर्स ऑफ टीचर्स, हमारे टीचर्स के भी जो टीचर्स हैं वो उस दौर में थे जिस ज़माने में हम लोग ऐनक को ज़्यादा, क्योंकि वो एग्जैक्टली, तो उसलिए उनके जो मतलब अब जो मेरी सीनियर्स के जो आगे से स्टूडेंट्स हैं वो उस वक्त बच्चे थे जो अब वालिदैन बन चुके हैं, उनको उन्होंने यही बताया गया है कि जी ऐनक ही मेन स्टे है। तो वो एक तो पहली खदशात है कि वो इस बात से डरते हैं, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, एंड दे आर राइट, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क, दैट इज इंटायरली उनकी अपनी मर्जी है। दूसरा, उसके ऊपर अब जो ये टेक्निक है जिसके साथ आप रोबोटिक तरीके से नॉन टच, विदाउट ब्लड, नथिंग, उसके साथ आप 10 सेकेंड्स के अंदर करेक्ट कर रहे हैं, इसका 100% रिजल्ट है, ठीक है, 100% रिजल्ट है। और मेरे साथ में तो पेरेंट्स को साथ ले आता, मैं कहा मैं कर रहा हूँ लेजर, आप साथ खड़े हो, एंड देखिए डॉक्टर साहब ने कुछ किया भी है, एंड दे आर सो सरप्राइज फॉर दिस थिंग। और एंड इज इट अ पेनफुल प्रोसीजर? क्योंकि लोगों के ज़हन में सबसे पहले कि अल्लाह शायद पता नहीं बहुत तकलीफ होगी या बहुत पेनफुल प्रोसीजर होगा। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको पता है, आपके साथ डॉक्टर साहब के साथ रह चुका है, मैं मदर इन लॉ मेरी फैमिली में, और वो लोग गए एंड दे गेट ट्रीटेड, एंड आफ्टर दे केम उन्होंने बोला कि भाई पता भी नहीं चला। एग्जैक्टली। ड्यूरिंग द प्रोसीजर तो किसी को नहीं पता चलता। 2-3 ऐसे प्रोसीजर्स हैं। देखिए, इसको ऐनक उतारने के लिए हम कॉर्निया पे काम कर सकते हैं, उसके 3 प्रोसीजर्स हैं। हम पीछे चले जाएं तो हाँ, उसके अंदर लेंस आता है, उसमें 2 से 3 प्रोसीजर्स हैं, और एक प्रोसीजर है जो लेंस और कॉर्निया के दरमियान हम एक खास इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं जिसके साथ ऐनक उतर सकती है। यानी कि ये मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं जिसके साथ हम करते हैं। इन सारे प्रोसीजर्स में जो आँख की बाहर वाली सरफेस कॉर्निया पे करेंगे, उसमें 1 या 2 प्रोसीजर हैं जो करते हुए तो पता नहीं चलता, लेकिन 2 घंटे या 4 घंटे या 1 दिन की रिकवरी होती है। लेकिन वो भी एक दिन की अगर आप रेस्ट कर लें वर्सेस सारी उम्र आपकी ग्लासेस फ्री हो रही है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। ये उसका फायदा है। आई मीन इट इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज मोर वर्थ इट टू गेट इट वंस एंड फॉर ऑल, बजाय ये कि आप हर 6 महीने बाद, साल बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आपको ग्लासेस दे रहे हैं। जो थोड़ी बहुत मतलब किसी पेशेंट को ड्राई आइज का थोड़ा सा इशू आता है, या पेशेंट को हेलोज अगर सपोज आते हैं, तो विद टाइम पेशेंट अडेप्ट करके उसको ओवरकम कर लेते हैं। ड्राई आइज के लिए आर्टिफिशियल टीयर्स दिए जाते हैं, वो किसी पेशेंट को 1 महीने दिए जाते हैं, किसी को 3 महीने दिए जाते हैं, ड्रॉप्स हैं और कुछ भी नहीं, और उसके साथ साथ वो ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं इन रूटीन, किसी का शायद स्क्रीन वर्क होता होगा या किसी की जॉब की रिक्वायरमेंट इस तरह से होती होगी, वो ठीक है, या वो भी आपकी आइज को ग्रेजुअली डैमेज करता है? मैं उसको एडवोकेट नहीं करता। उसकी वजह आपको बताता हूँ। कॉन्टैक्ट लेंसेज एक तो ये कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, दूसरा यू आर पुटिंग समथिंग इनटू योर आई
आप जो मर्जी कर लें, आप उसको कंटामिनेशन से नहीं बचा सकते। आपके हाथ में उसने रखा, आपने हाथ साफ किया, आप इवन साफ करने के बाद भी आप उसके अंदर जो बैक्टीरियल काउंट लेंगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी होते हैं। वो तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी, तो शुक्र है आपकी बचत होगी। और उसके बाद आप उसको अपने हाथ से आंख के अंदर इनोकुलेट कर रहे हैं। और फिर एट टाइम्स क्या होता है कि बच्चे सो जाते हैं, बड़ी बड़ी औरतें और बुजुर्ग जो बड़ी अच्छी एज के होते हैं, समझदार होते हैं, थके हुए पार्टी से आए, हमारा उतारने को दिल नहीं चाहता है, वी स्लेप्ट विद देम। और अगर जो बंदा सो जाए कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। देखिए अगेन ये पब्लिक मैसेज है जो मैं बार बार आवाम को इस बात पे, ये बेसिकली एक मैस कैंपेन में कि अवेयरनेस पैदा हो कि हम अगर एक बच्चा या कोई वालिद या कोई वालिदैन कोई चाहते हैं दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस थिंग एंड वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट, हम इसे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उसको हम हेल्प आउट करें और उसको हम बताएं कि ये पॉसिबल है और बड़ा स्ट्रेट एंड स्मूथ तरीके से पॉसिबल है। देखिए नबी आप मुझे बताएं, एक बंदे की टांग टूट जाती है, यहाँ टांग में मसला हो जाता है, वो बैसाखियों के साथ चलता है, चल तो लेता है पर चल किसके साथ रहा है? बैसाखियों के साथ। अगर एक बच्चा या बच्ची जिसका नंबर हो -5 या -6, मैं उसकी ऐनक उतार लूँ, वो पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी नहीं दिखा सकता, पहुंच सकता, क्योंकि -6 का मतलब ये है कि वो नहीं देख सकता। तो ये बेसिकली क्या बन गया? बैसाखी। तो दिस इज समथिंग विच आई वांट कि 6, 7, 8 तक तो कोई इशू नहीं है, चैलेंजिंग नंबर होते हैं। अभी जिस आप मेथड की बात कर रहे हैं या जिस आप प्रोसीजर की बात करें, इज इट वेरी कॉमन इन पाकिस्तान या अभी ये टेक्निक, ये प्रोसीजर और ये मेथड बहुत? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो ऐनक के साथ, जिनको ठीक किया जा सकता है। अच्छा। और पाकिस्तान में मैक्सिमम 6 से 7 हज़ार ये प्रोसीजर होते हैं साल के, 6 to 7,000 ईयर ये प्रोसीजर्स हो रहे हैं। और 10 लाख से ज़्यादा लोड है इस वक्त आवाम का, इनको एक तो पता नहीं कि ये उतर भी सकती है, या अगर जिनकी आंख में काला या सफेद मोतियां आ जाते हैं, वो एक डिफरेंट, उसमें भी लेंस चेंज किया जाता है। हम लेंस देखें, वो लेंस चेंज करना या किसी चीज़ की ट्रीटमेंट करना, ये काला और ये ट्रीटमेंट, ये क्या है, बीमारी आ गई साथ। लेकिन आप सिर्फ अगर ऐनक उतारना चाहते हैं तो वो कोई इशू नहीं। मोतिया के साथ, काला मोतिया तो खैर एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन सफ़ेद मोतिया जो है उसके साथ आप जब हम सर्जरीज करते हैं, लेज़र करते हैं, तो उसके बाद आप 100% ग्लासेस ऑफ कर सकते हैं, दूर और नज़दीक दोनों की। ठीक है, तो हाँ नज़दीक भी, ये सबसे बड़ी बात है कि मोस्ट ऑफ द पीपल से कि नज़दीक ठीक नहीं होता, नज़दीक भी ठीक कर देते हैं। ठीक है, और ये देखें जिस तरह मैंने आपको भी अर्ज़ किया कि 10 लाख से ज़्यादा इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे पेशेंट्स हैं दे शुड बी ट्रीटेड फॉर द मायोपिया। और ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। लोगों को इस बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है कि ग्लासेस ऑफ करने की क्या अहमियत है और क्या ऐसा प्रोसीजर है जिसके साथ हमेशा के लिए आप ऐनक से जहाँ छुड़ा सकते हैं। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया 7 से 8 नंबर 10 नंबर तक एक स्ट्रेट नंबर है, इतना बड़ा मसला नहीं, चैलेंजिंग केस नहीं है। चैलेंजिंग केसेस शुरू होते हैं 10 के बाद, 20 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, 21 नंबर, ये चैलेंजिंग केसेस होते हैं जिसमें हमने रेटिना के मतलब कॉर्निया के पीछे लेंस और उसके दरमियान काम करने के अलावा रेटिना पे भी काम करना होता है ताकि उसको भी हम ताकतवर। डॉक्टर साहब बच्चे कैसे ऑब्वियसली इंडिकेट नहीं कर सकते या इतना बता नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा क्या सिम्टम्स होते हैं कि बच्चों की नज़र कमज़ोर है? सबसे नबिया सबसे आसान तरीका होता है, बच्चे जब छोटा जो बात भी नहीं कर सकता ना, या मतलब जो थोड़ा बहुत क्राउल करता है, अगर वो टीवी देखेगा ना तो बिल्कुल साथ जाके टीवी देखेगा। अच्छा। हाँ, अब बच्चों के अक्सर माए आजकल आईपैड पकड़ा देते हैं, लैपटॉप, तो उनको पता ही नहीं चलता। ठीक है, और दूसरा काफी लंबे अरसे तक पेरेंट्स को नहीं पता चलता होगा। एग्जैक्टली। और दूसरे नंबर पे क्रॉसिंग ऑफ आईज, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, महंगापन आना शुरू होता है। और ये किस एज से अपीयर होता है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये अपीयर हो जाता है, इट स्टार्ट्स एट वेरी अर्ली स्टेज। अगर आपने आपकी मतलब फैमिली में ही है और आपने इनहेरिट किया तो इट स्टार्ट्स वेरी अर्ली, 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद बच्चे को पता चल सिम्टोमोलॉजी आना शुरू हो जाती है। बड़ा रेयर होता है कि 7 इयर्स में तो हर माँ पे जो उसने अडॉप्ट किया उसको आ जाएगा, और 10 इयर्स के अंदर तो वो स्कूल जाएगा तो उसकी टीचर ही उसको इन्फॉर्म कर देगी पेरेंट्स को कि आपके बच्चा जो है उसको नजर नहीं आता। ठीक है जी, तो इसके ऊपर हम उसको इस तरह वर्कआउट करके उसको बेहतर कर देते हैं सारे को। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आँख का जो महंगापन होता है इसका भी ट्रीटमेंट मौजूद है और वो किस तरह से? मैं चाहूँगी देखिए महंगापन जो है उसमें अगेन अगर सपोज वो महंगापन जो सिंपल 8 साल या 9 साल की उम्र में शुरू हुआ और हमने उसको चेक किया और उस महंगेपन के अंदर हमें पता चला कि उसकी नज़र कमज़ोर है, तो उसको तो नज़र कमज़ोर को आप उसको ठीक करते हैं। नज़र कमज़ोरी की जो ग्लासेस हैं वो उसको उस वक्त दे दें। 8 से लेके अगर दोनों आंखें बराबर कमज़ोर हैं, ठीक है, तो वो बराबर कमज़ोरी 12, 13, 14, 15, 16 साल तक, अगर तो प्लस का नंबर है
तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मसल स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे 16 साल तक वैसे ही ठीक हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर लिजन, थैंक यू सो मच। आपने इतने इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर इसको हाईलाइट किया और सारी डिटेल्स आपने शेयर की। तो जितना जल्दी हो सकता है एनएक्स से छुटकारा जनाब आप भी हासिल कर लें, अपने बच्चों को भी छुटकारा इसे दिलवाएं और एक खूबसूरत जिंदगी जनाब जिएं और खूबसूरत दिखें और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और कुछ अरसा पहले, कुछ महीनों पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी और बड़ी अच्छी न्यूज़ थी जनाब, पोलियो से मुतल्लिक थी कि पाकिस्तान में पोलियो के केसेस बहुत कम हो चुके हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री इंशाल्लाह ताला बन जाएगा। लेकिन क्योंकि पोलियो जनाब एक ऐसा मर्ज़ है जो शख्स इसमें एक मरतबा मुब्तला हो जाए उसकी ज़िंदगी मुश्किलात के सिवा और कुछ नहीं रह जाती। और इसका बड़ा आसान सा हल है, सिर्फ आपने अपने बच्चों को बचपन में सिर्फ आपने पोलियो ड्रॉप्स पिलवाने हैं। घर घर पहुंच रहे हैं ये पोलियो वर्कर्स, कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है। पाकिस्तान में पोलियो के केसेस हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कई दहाइयों से ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पोलियो फ्री कंट्री बन जाए, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा चुका। पोलियो का जनाब तीसरा केस सामने आया है शुमाली वजीरिस्तान के इलाके से और 1 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई है। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और मेरे ख्याल से कि हमारे लोगों को अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। क्या वजह है कि लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलाते हैं, बात करेंगे जनाब। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मौजूद हैं हस्बनुल्लाह, वजीरिस्तान से मौजूद है, शुमाली वजीरिस्तान से, उनसे बात करते हैं। हस्बनुल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा ये रिपोर्ट जो केस हुआ है, केस रिपोर्ट हुआ, ये कब सामने आया है, बच्चे की उम्र क्या बताई जा रही है और क्यों पोलियो पर खात्मा नहीं पाया जा रहा है इतनी कोशिशों के बावजूद? जी बिल्कुल, ये तो शुमाली वजीरिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आया है जिसमें तहसील मीरानशाह इलाका तप्पी मीर खुनखेल से ताल्लुक रखने वाले एक बच्चे में पोलियो वायरस की मौजूदगी तस्दीक हो चुकी है। यह पाकिस्तान नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरानशाह की रिपोर्ट के मुताबिक तप्पी मीर खुनखेल इलाके से ताल्लुक रखने वाले वालिदैन ने 1 मई को बच्चे को बुखार की शिकायत और दोनों पाँव की कमजोरी की शिकायत लेकर मकामी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने DHO मीरानशाह को रेफर कर दिया। तो इसके बाद बच्चे को 7 मई को बनू ले जाया गया जहां इसकी मर्ज की तशखीस होती ही केस को रेड अर्जेंट करार देकर इसकी पखाने के नमूने इस्लामाबाद भिजवा दिए गए जहां से गुज़िश्ता रोज बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। और अच्छा, ज्यादातर कौन कौन से इलाके हैं? अभी तो आपने बताया कि जो ये केस है ये सामने आया, इसके अलावा कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर पोलियो तशखीस ज्यादातर होता चला आया है? दूसरा केस तो इस वक्त जो है मेरे ख्याल में दूसरा केस ये भी था कि ये तीसरा केस इसके 1-1.5 माह पहले भी मिरली इलाका इसोड़ी में एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी थी जिस पर सबक DHO पर इंक्वायरी भी मुकर्रर जा चुकी है, जबकि इस वक्त की DHO डॉक्टर गुलिस्तान वजीर को भी तब्दील कर दिया गया था। और मकामी सेहत के मुताबिक मुझे बताएंगे यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जितने लोगों से आपकी भी मुलाकात होती होगी, यहाँ पर क्या रवैया क्या है, अमूमी रवैया किस तरह का है पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से अपने बच्चों के लिए? मैडम ये तो अगर अवेयरनेस हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग दूर दराज इलाके में रहते तो वहाँ पर टीमें भी नहीं पहुँच सकती, तो अगर ये अवेयरनेस हो जाए, प्रोग्राम बनाया जाए, लोगों में ये बताया जाए कि ऐसा कुछ वो नहीं है, क्योंकि लोगों में गलतफहमियां हैं, जो लोग नहीं पिला रहे हैं कहते हैं कि ये जो है हमारे बच्चों की वो और कुछ ना पिलाया जाए, तो उसमें अवेयरनेस नहीं है। इस वजह से ज्यादातर लोग जो है इसको जो है ना वो गलत समझ रहे हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं पिलाएंगे। तो इस वजह से ज्यादातर ये चीजें जो है ये दूर दराज इलाका, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो उसमें ये है कि अवेयरनेस है नहीं, तो इस वजह से ये लोग इनकार भी करते हैं। हस्बनुल्लाह, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स तो जो हुकूमत की जानिब से जो कायम होते हैं डेफिनेटली वो तो मौजूद होंगे ना, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि दूर दराज है, लोग पसंद नहीं करते, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम है? जी बिल्कुल है, मीरानशाह में भी है, मेरली में भी है और रजमत सब डिवीजन में भी है। वहाँ पर जो सेंटर्स है वो तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ज्यादातर दूर दराज इलाके तो वहाँ पर टीमें नहीं पहुँचती मैडम।
अच्छा, अब मुझे बताएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका रवैया बिल्कुल एंटी आप देखते हैं कतरे पिलाने के हवाले से, किसी किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं है, इंतज़ामिया किसी किस्म का कोई रोल अदा कर रही है कि अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो आम फहम हो इस बीमारी के बारे में, ऑब्वियसली उनको पता हो, क्योंकि अगर आप कतरे बच्चों को नहीं पिलाएंगे तो सारी ज़िंदगी उनकी किन मुश्किल से गुजरेगी, इस हवाले पर बात होनी चाहिए इन इलाकों में। बिल्कुल, हमने पिछली दफा भी हुकूमत ये इधर जो मकामी वो है उसके साथ हमने बात भी की थी कि यहाँ पर जो सिटी के साथ इलाके हैं इसमें तो ये टीमें जाती है, पुलिस भी साथ जाती है टीमें, तो उसको कतरे पिलाते क्यों कि वहाँ पर जो अवेयरनेस है, लेकिन जो दूर दराज इलाके वहाँ पर ये चीज वहाँ पर है नहीं। तो हमने पिछली दफा भी मकामी यहाँ पर जो है नुमाइंदे उसको हमने बताया कि आप लोग इस तरह करे कि वहाँ पर अवेयरनेस पैदा कर, लोगों को भेजे ताकि उलमा को भेजे ताकि वहाँ पर ये चीज उसको समझाए कि ये चीज जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, तो ये पिलाया करे ताकि हमारे बच्चे इस मर्ज से बच जाएं। ठीक, थैंक यू सो मच हस्बुल्लाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे और बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। कोई माँ बाप मेरे ख्याल से नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो किसी भी किस्म की लाचारी या माजूरी में ज़िंदगी गुजारे। अगर आप नहीं अपने बच्चे को इस हाल में देखना चाहते, जो कि दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं देखना चाहता, तो खुदा थोड़ा सा खौफ खाएं और अपने बच्चों को सेहत से महरूम मत रखें, इस माजूरी की ज़िंदगी उनको ना दें और पोलियो के कतरे खुदारा उनको पिलवाएं। लेंगे जनाब ब्रेक नहीं बल्कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।